नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। व्यंजन संधि भाग 7 के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र मोनुस्वार, जो देखने और सुनने में तो बड़ा सरल सा लगता है, पर इस नियम का पालन न करने के कारण प्रायः लोग अनुस्वार का प्रयोग करने में, खास करके लिखने में गलतियां कर जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और प्रायः लिखने में जो लोग गलतियां करते हैं, सभी संस्कृतज्ञों को उन छोटी छोटी गलतियों को करने से बचना चाहिए। तो देखिए, अनुस्वार संधि का सूत्र है मोनुस्वार। यदि हम इसका पदच्छेद करें तो मह अनुस्वार, यहाँ कुछ पदों की अनुवृत्ति आती है, पदस्य और हलि, इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है और सभी संधि के प्रसंग में संहितायाम इस पद की अनुवृत्ति तो आती ही है। तो आइए अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ करते हैं कि पदस्य मह माने पदांत मकार का, पद के अंत में आने वाले मकार का, मकार माने हलंत म का। हलि, हलि माने हल, हल माने व्यंजन, हलि सप्तमी लगी है, हल परे रहने पर, व्यंजन परे रहने पर अनुस्वार, अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। मतलब पदांत मकार का हल या व्यंजन परे रहने पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। इसको हम और अच्छी तरह से देखें कि यदि किसी पद के अंत में म हो, माने पदांत म हो और उसके बाद कोई व्यंजन आए, कोई हल आए, तो उस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें कि हरिम वंदे। अब ये देखिए, जो हरिम का म है वो पदांत म है, इसलिए क्योंकि हरिम अपने आप में एक पूरा पद है, हरि शब्द की द्वितीय हरिम। तो हरिम वंदे का जो म है वो पदांत म है और उसके बाद ये वो आ रहा है, मतलब ये हल आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो इस पदांत म की जगह पर अनुस्वार हो जाएगा और हमारा पद बनेगा हरिम वंदे। दूसरा उदाहरण देखिए, अहम गच्छामि। अहम भी एक पूरा पद है, उसके अंत में आने वाला जो म है वो पदांत है, उसके बाद गच्छामि का ग माने हल आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो इस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा और हमारी संधि होगी अहम गच्छामि। देखिए इसी तरह संवादः, सम उपसर्ग है जो अपने आप में पूरा पद है क्योंकि उपसर्ग अव्यय कहलाते, और उसके बाद वाद आया तो संवाद हो गया। अलंकार, म को अनुस्वार हो गया और शब्द बना अलंकार। अलंकार, देखिए यहाँ पर अभी एक संधि आगे और आएगी कि इस अनुस्वार के स्थान पर फिर पंचम वर्ण हो जाता है, तो अगली स्लाइड में हम उस संधि पर भी चर्चा करेंगे। समधनहरति, संहरति, संहरति, ये म के बाद ह आया, इस पदांत म के बाद ह आया और ये शब्द बन गया संहरति। अब देखिए यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम कहीं भी अनुस्वार नहीं कर सकते। लिखते समय लगता है कि अनुस्वार लगा दो चाहे म लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। हलंत म का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते, क्योंकि वाक्य तुसा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य बन रहा है, पदांत म है, आगे कोई पद आ रहा है, हम चाहें तो संधि करें और चाहें तो न करें। मतलब हम म को
हलंत म को तो हर कहीं लिख सकते हैं, पर अनुस्वार का प्रयोग हम सब जगह नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हमको ध्यान में रखने की है कि पहला कह रहे हैं कि यदि किसी पद के अंत में म हो, मतलब वो म पदांत होना चाहिए, पद के मध्य में होगा तो हम अनुस्वार नहीं कर सकते। और दूसरी बात कह रहे हैं कि उसके बाद कोई व्यंजन आए तो ही म को अनुस्वार होता है। मतलब अगर कोई स्वर आएगा तो म को अनुस्वार नहीं होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं अंतिम स्लाइड में आपको बताऊंगी, वो गलती भी प्रायः अधिकांश लोग करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और ये जो 3 गलतियां अनुस्वार के संदर्भ में हमसे हो जाती हैं, हम सभी संस्कृतज्ञों को उन तीनों गलतियों को करने से बचना चाहिए और उचित जगह पर ही अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए तो देखिए पहले हम देखते हैं पहला जो नियम मैंने बताया कि अभी हमने जो सूत्र पढ़ा, उस सूत्र में हमने पढ़ा कि पदांत म होगा तो अनुस्वार होगा। इसका मतलब कि अपदांत म को अनुस्वार नहीं होगा। यदि म पद के अंत में है और उसके बाद कोई व्यंजन आ रहा है, तब तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। पर यदि वो म हलंत म पद के मध्य में है, मतलब अपदांत है, तो उस म को अनुस्वार नहीं होगा। देखिए उदाहरण हम देखते हैं, जैसे गम्यते बनने की प्रक्रिया जब चल रही है तो गम धातु है, बीच में यक का आगम हुआ और ये आत्मनेपदी हो रहा है कर्मवाच्य में। तो ये देखिए गम का जो म है वो हलंत म तो है, उसके बाद य आ रहा है वो व्यंजन भी है, पर ये म पदांत नहीं है। इसलिए इस गम्य में गम्यते ही रहेगा, ये इस म को अनुस्वार नहीं होगा और ये गण्यते ऐसा रूप नहीं बनेगा। इस ग को हम अनुस्वार नहीं कर सकते। और उदाहरण देखिए, रम्यते। देखिए रम धातु से वही स्थिति बन रही है, कर्मवाच्य की क्रिया बन रही है, तो बीच में एक यक का आगम आया और ये आत्मनेपदी प्रत्यय लगा। तो ये रम का देखिए ये म हलंत है और ये भी आ रहा है, तो हलंत म के बाद ये आ रहा है, आदि शर्त तो पूरी हो रही, पर एक महत्वपूर्ण शर्त है कि ये जो म है ये पदांत होना चाहिए। ये पदांत नहीं है, ये अपदांत है, इसलिए इस म को अनुस्वार नहीं होगा। ये रम ऐसा ही रहेगा और हमारा शब्द बनेगा रम्यते। इस म को अनुस्वार होकर रण्यते ऐसा नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इन दोनों उदाहरणों में चूंकि म पद के अंत में नहीं है, म पद के मध्य में है, वरन वो मध्य में है, इसलिए मोनुस्वार सूत्र से इन म को अनुस्वार नहीं हो सकता। इसलिए पहला ये नियम हमें ध्यान में रखना है कि अपदांत म को हम कभी भी अनुस्वार न करें। तो अब हम देखते हैं ध्यातव्य दूसरी बात। हमने मोनुस्वार संधि में दो शर्तें देखी कि पहली बात तो म पदांत होना चाहिए, हम अपदांत म को अनुस्वार नहीं कर सकते। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, एक दूसरा महत्वपूर्ण नियम उसमें यह लिखा है कि पदांत म के बाद व्यंजन होना आवश्यक है। अगर व्यंजन होगा तो ही म को अनुस्वार होगा, अर्थात स्वर परे रहने पर पदांत म को अनुस्वार नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? स्वर परे रहने पर वो पदांत म वैसा ही रहेगा, या तो वो म ही रहेगा या फिर आगे आने वाले स्वर में वो जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे गृहम धन आगच्छति। अब ये गृहम और आगच्छति जब ये दो पद पास में आए तो ये म तो पदांत म है, पर उसके बाद ये व्यंजन नहीं आ रहा है, ये स्वर आ रहा है, इसलिए इस म को अनुस्वार नहीं होगा। हम या तो ऐसा लिखेंगे गृहम आगच्छति जैसा लिखा हुआ है, हम इसको
मतलब कोई स्वर को हम न जोड़े और हम इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, गृहम आगच्छति। अथवा एक काम और हो सकता है कि इस म में इस अ का हम संयोग कर दें, जोड़ दें और हमारा पद बनेगा गृहमागच्छति, पर यहाँ कोई संधि नहीं है। पर हम इस गृहम के म को आगे स्वर आने पर कभी भी अनुस्वार नहीं कर सकते, और प्राय लिखने में हम ये गलती करते हैं कि हमारा जब मन होता है तब हम अनुस्वार लगा देते हैं और जब मन होता है तब हलंत म लिखते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यदि हमने ये गृहम आगच्छति के ह पर हमने अनुस्वार लगा दिया तो ऐसा नहीं होता है, यह प्रयोग गलत माना जाएगा। ये दो नियम हमने अच्छे से जान लिए कि पहली बात कि जो हलंत म है वो पदांत होना चाहिए, और दूसरी बात कि उस पदांत म के बाद व्यंजन होना चाहिए। तो अब हमें कभी भी लिखते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यंजन परे होने पर ही अनुस्वार होगा। जैसे अहम गच्छामि, यहाँ अहम का जो म है वो पदांत म है और उसके आगे व्यंजन आ रहा है, तो इस पदांत म को अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि दोनों शर्तें यहाँ पर लागू हो रही हैं। अब यहाँ एक चीज है कि हम चाहें तो इसको अनुस्वार करें म को, और न चाहे तो न करें, क्योंकि वाक्य में संधि करना हमारी विवक्षा पर है। हमने पढ़ा संहितैक पदे नित्या, एक पद हो, एक पद हो तो वहां संधि करना परम आवश्यक है, अनिवार्य है। नित्या धातु उपसर्गयो, धातु और उपसर्ग के बीच अगर संधि का प्रसंग आ रहा है तो हमको वहां जैसे अनुधन आगच्छति, तो अन्वागच्छति या अनुधन अगच्छत, अन्वगच्छत, वहां संधि करना आवश्यक है। नित्या समासे यदि समस्त पद है, समस्त पद बन रहा है और वहां संधि का प्रसंग उपस्थित हो रहा है, तो वहां संधि करना आवश्यक है। जैसे विद्या आलय, विद्याया आलय, और हम उसका समास कर रहे हैं, विद्या आलय दो पद पास में आए और समस्त पद बनने जा रहा है, तो विद्यालय वहां में संधि करना आवश्यक है। पर वाक्य तुसा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में हमारी इच्छा पर है, हम चाहें तो संधि करें और चाहे तो न करें। तो हम अहम गच्छामि ऐसा भी लिखें तो कोई गलती नहीं है, या फिर हम यहाँ संधि कर दें मोनुस्वार और म की जगह अनुस्वार कर दें और हम लिखें अहम गच्छामि। ये दोनों ही स्थितियां सही हैं। पर यदि अनुस्वार पर यदि हलंत म के बाद व्यंजन नहीं है, स्वर है, तो फिर हम वहां पर हलंत म को अनुस्वार में नहीं बदल सकते। देखिए, जैसे अहम धन आगच्छामि, अहम आगच्छामि ये वाक्य है, तो यहाँ पर हलंत म है, इस हलंत म के बाद स्वर आ रहा है, तो इस हलंत म को कभी भी अनुस्वार नहीं होगा। और हम बिना सोचे समझे कहीं भी हम म लगा देते और कहीं भी हम अनुस्वार कर देते, तो इस गलती को करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो अहम धन आगच्छामि में हम या तो इन दोनों पदों को अलग अलग रखें, या फिर इस म में इस आ का हम संयोग कर दें और हमारा पद बनेगा अहमा गच्छामि, पर यहाँ कोई संधि नहीं है, अहमा गच्छामि। पर इस अहम के म को अगर हमने अनुस्वार कर दिया और हमने लिखा अहम आगच्छामि, तो व्याकरण की दृष्टि से यह प्रयोग बिल्कुल गलत होगा। तो सभी संस्कृत के छात्रों को ऐसे प्रयोग करने से बचना चाहिए। मतलब दो नियम मैंने आपको बता दिए, और तीसरा नियम अभी थोड़े से एक आध स्लाइड के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो गलती प्राय 80% लोग करते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला नियम हमें ये याद रखना है कि पदांत म को ही अनुस्वार होगा, अपदांत म को कभी भी अनुस्वार हम न करें।
और दूसरा नियम हमें ये याद रखना है कि पदांत म के बाद अगर व्यंजन आता है तो ही हम म की जगह अनुस्वार करें। अगर स्वर आता है तो हम कभी भी म की जगह अनुस्वार नहीं कर सकते। अब आइए हम कुछ वाक्य जो लिखते हैं, हम जब धारा प्रवाह संस्कृत में लिखते हैं, निबंध लिख रहे हैं, अनुच्छेद लिख रहे हैं, चित्र वर्णन कर रहे हैं, तो हमें कैसे इस अनुस्वार का प्रयोग करना है और कैसे अनुचित जगह पर म की जगह पर अनुस्वार नहीं करना है। तो एक प्रयोग के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से हम इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए दो वाक्य लिखे हुए हैं। अहम अपि स्वकार्यं स्वयं एव कर्तुम इच्छामि सांप्रतम अहम गृहं चलामि। यहाँ कहीं कई जगहों पर हलंत म आया है, तो इसको हम ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। हमको जरूरी नहीं कि म की जगह हम अनुस्वार करें। देखिए, अहम अपि स्वकार्यम स्वयं एव कर्तुम इच्छामि सांप्रतम अहम गृहम चलामि। यहाँ हर जगह हलंत म है और उसकी जगह पर अनुस्वार नहीं किया है, क्योंकि वाक्य में संधि करना विवक्षा पर होता है, वैकल्पिक होता है। हम चाहे तो करें चाहे तो न करें। आपने छोटे बच्चों की अगर किताबें देखी होंगी छठवीं के, तो उसके पहले दूसरे तीसरे पाठ में कहीं पर भी आपको अनुस्वार नहीं दिखेगा, इसी तरह हलंत म लिखा हुआ दिखेगा। अब करते हैं हम संधि की बात। तो जहां जहां आगे व्यंजन आ रहा है हम केवल वही अनुस्वार कर सकते हैं। जहां स्वर आ रहा है वहां हम अनुस्वार नहीं करेंगे, और हम इस इन दोनों वाक्यों को इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अहम के बाद स्वर आ रहा था, म के बाद स्वर आ रहा था, तो हमने यहाँ म को वैसे ही रहने दिया। यहाँ म के बाद व्यंजन आ रहा था तो ये अनुस्वार हो गया। यहाँ भी स्वर आ रहा है तो स्वयं एव को ऐसे ही रहने दिया। कर्तुम इच्छामि में भी आगे स्वर आ रहा है तो इसको भी ऐसे ही रहने दिया। सांप्रतम अहम में म के बाद स्वर आ रहा है तो इसमें भी हम अनुस्वार नहीं कर सकते। पर हाँ, गृहम चलामी में म के बाद व्यंजन आ रहा है तो हमने इसको अनुस्वार कर दिया। तो हम इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग करें। आगे स्वर आ रहा है तो अनुस्वार लिखने से बचें। अब हम इसी वाक्य को तीसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इन स्वरों को इन व्यंजनों के साथ जोड़ दें। अहम अपि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि। देखिए, अहम अपि स्वकार्यं स्वयमेव कर्तुमिच्छामि साम्प्रतमहं गृहं चलामि। तो ये देखिए, दो जगह व्यंजन आ रहे थे तो हमने उनकी जगह अनुस्वार कर दिया, और बाकी जगहों पर स्वर आ रहे थे बाकी स्थानों पर, तो हमने उन स्वरों को और व्यंजनों को आपस में मिला दिया, और इस तरह से हमारा ये वाक्य बन गया। अब ये तीन तरह से लिखे हुए हमारे वाक्य जो है वो व्याकरण की दृष्टि से सर्वथा शुद्ध है। तो हमें दो बातें याद में रखनी है। पहली ये कि अगर स्वर आगे आ रहा है तो हम कभी भी अनुस्वार न करें, या तो हलंत म को म रहने दें या आगे आने वाले स्वर में जोड़ दें। और यदि म के आगे म से परे व्यंजन आ रहा है तो हम उस म को म भी रहने दे सकते हैं और उस म की जगह पर अनुस्वार भी कर सकते हैं। पर यदि म के बाद स्वर आ रहा है तो हम उसकी जगह पर अनुस्वार कदापि नहीं कर सकते। वह प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से सर्वथा अशुद्ध है और वो कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। उसको ब्लंडर मिस्टेक बोलेंगे, और हम लिखते समय इसका ख्याल नहीं रखते, और कई बार हम आगे स्वर होने पर भी म की जगह पर अनुस्वार कर देते हैं। तो इस गलती को करने से हम सारे संस्कृतज्ञों को हमेशा बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे उस एक और महत्वपूर्ण गलती की जो प्राय हम सबसे हो जाती है। ये ध्यातव्य नियम 3 है।
कि पदांत म को अनुस्वार तभी होता है जब आगे व्यंजन आता है। तो इसका मतलब है कि अवसान परे रहने पर, मतलब जब म के बाद कुछ भी नहीं होगा, अवसान होगा, तो उस पदांत म को हम अनुस्वार कैसे करेंगे? उस पदांत म को अनुस्वार नहीं होता, क्योंकि आगे व्यंजन आ ही नहीं रहा है। तो जब वाक्य के अंत में कोई पदांत म हो, पूर्ण विराम के ठीक पहले, तो हम वहां म की जगह पर अनुस्वार न करें। पदांत म वाक्य के अंत में हो या फिर स्वतंत्र पद के अंत में हो, तो ऐसे पदांत म को अनुस्वार नहीं होगा। मतलब दो स्थितियां बनेंगी, या तो वाक्य के अंत में मतलब पूर्ण विराम के ठीक पहले पदांत म हो, तो उस म को भी हम अनुस्वार नहीं कर सकते, या कोई स्वतंत्र पद लिखा हुआ है, फलम, पुस्तकम, तो ऐसे पदों के बाद जो म आ रहा है उसके आगे कोई व्यंजन है ही नहीं, तो हम उसको अनुस्वार कैसे कर सकते हैं? देखिए, उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। ये देखिए, दो उदाहरण है यहाँ पर। धिक दुर्जनम। अब ये जो दुर्जनम शब्द है, ये पूर्ण विराम के ठीक पहले आया है। अब इसके बाद कोई व्यंजन है ही नहीं, तो हम ये दुर्जनम को ऐसा नहीं लिख सकते। विवादेन अलम, ये पूर्ण विराम के बाद आया है। अलम शब्द पूर्ण विराम के पहले आया है। इस म के बाद कोई भी व्यंजन नहीं है, तो हम यहाँ पर अलम नहीं लिख सकते। इस तरह से अनुस्वार हम नहीं लिख सकते। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। अवसान है, मतलब वो स्वतंत्र रूप से कोई पद लिखा हुआ है और उसके अंत में हलंत म है, जैसे फलम, गृहम। अब इन पदों के बाद अगर कोई व्यंजन आ ही नहीं रहा है, तो हम ये अनुस्वार कैसे लगा सकते हैं? तो ये स्थितियां नहीं बनेंगी, और ये फलम और गृहम ये अशुद्ध माना जाएगा। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि मोनुस्वारा संधि के महत्वपूर्ण नियम को समझने के बाद आपने उन 3 निषिद्ध नियमों को भी भली भांति समझ लिया होगा कि व्यंजन परे रहने पर पदांत म का अनुस्वार तो हम करें, पर स्वर परे रहने पर कभी भी पदांत म को अनुस्वार न करें। यदि म पदांत नहीं है, अपदांत है, तो उस म को भी हम कभी अनुस्वार न करें। और यदि अवसान में पदांत म है, मतलब पूर्ण विराम के ठीक पहले म है, और किसी स्वतंत्र पद के बाद म है, तो उन दोनों ही स्थितियों में हम उस म को अनुस्वार न करें। मतलब व्याकरण की दृष्टि से यदि हमने ऐसा किया है, तो वो सर्वथा अशुद्ध होगा। आशा है आप लोगों को यह मोनुस्वारा संधि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको ये संधि समझ में आ गई है, तो प्रायः लोग जो 80% लोग गलती करते हैं लिखने में अनुस्वार से संबंधित, उन गलतियों को करने से आप बचेंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया, तो मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसे जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं व्यंजन संधि भाग 8 में, व्यंजन संधि के एक नए नियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।